वंदे मातरम। आज हम चर्चा करेंगे पर्यावरणीय अर्थशास्त्र की। इसमें इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा है कि किस प्रकार से स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का व्यू इन्वायरमेंट और ह्यूमन इकोनॉमी के बारे में था। वर्तमान में अर्थात इस सेशन में हम ये देखेंगे कि इकोलॉजिकल जो थॉट है ना, इकोलॉजिकल थॉट जो स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स के बाद आया है, उसका क्या विचार है इन्वायरमेंट और ह्यूमन इकोनॉमी के बारे में। चलिए, इकोनॉमिकल अर्थात जो इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स हैं, उन्होंने जो लिविंग है, नॉन लिविंग रिसोर्सेस है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं और इसी इंटरेक्शन के द्वारा इनकी ग्रोथ होती है। ये किसने बताया था? चूँकि आप इसको नोट करते चलिए। एग्जाम्पल बात यहाँ पे यह फंस रही है कि हमारा जो माइक है वो एक तरीके से ख़राब हो गया है, तो हम मोबाइल से ही इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसीलिए हम इस पे अपना फेस वीडियो नहीं दे पा रहे हैं। आगे कुछ दिन के बाद जैसे ही माइक आएगा हम उसको प्रिपेयर करेंगे। इसमें आपको कोई हानि नहीं होगी, आपको पूरी तरीके से ये सारे लेक्चर समझ में आएंगे। चलिए, अर्थात ये बताते हैं कि जो इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स ये बता रहा है कि पर्यावरण में जो लिविंग थिंग्स हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये आपस में जो इंटरेक्शन करते हैं, इससे क्या होता है, ये आपस में इसी इंटरेक्शन के द्वारा ग्रोथ करते हैं। ठीक है, अर्थात ये इन्वायरमेंट और इकोनॉमी के इंटरेक्शन जो है, इंटर रिलेशनशिप, उसको बता रहे हैं। इसकी धारणा चूँकि हमने सबसे पहले शुरुआत कर दिया था कि इसकी जो रिवोल्यूशन है वहीं से इसकी शुरुआत हुई, रिवोल्यूशन वहीं से हुई 1950 के आसपास। चलिए, एक सबसे पहले एक थिंग्स देखते हैं जो सबसे पहले आई थी लगभग 1500 कुछ ईस्वी में। 1500 कुछ ईस्वी में एक अगर आप थॉट पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि उसमें वणिकवाद का जिक्र आता है। वणिकवाद क्या है? वणिकवाद एक विचार है जो 15वीं शताब्दी से लगभग 1750 अर्थात 250 साल तक पूरे यूरोप में छाया रहा। वणिकवाद का दबदबा रहा। इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे आपके कहने पे, क्योंकि कई लोग कई तरीके से बातें अभी हम देख रहे हैं ना, क्योंकि ये जो बात है ना कि आखिर अर्थशास्त्र वणिकवाद आया क्यों, जहाँ से उसकी शुरू, जहाँ से इम्पोर्टेंस हुई, जहाँ से आवश्यकता हुई अर्थशास्त्र को एक सेपरेट विषय बनने की, जिसे 1776 में एडम स्मिथ ने अपने किताब में प्रस्तुत किया है। लेकिन उसको कोई इकोनॉमिक्स की जो बुक है ना, वो सेपरेटली कवर नहीं किया है। उसको सबसे पहले हमें हिस्ट्री से लेना पड़ेगा और इकोनॉमिक्स, दोनों को मैच करने के बाद हमें एक वीडियो बनाना होगा, जिसको हम देखिए बनाने का प्रयास करेंगे। जब तक आप हिस्ट्री से उसको कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक वणिकवाद और इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स को बढ़िया तरीके से समझ नहीं पाएंगे। चलिए, तो वणिकवाद की जब शुरुआत होती है, जिसे हम मर्चेंटिलिज्म बोलते हैं, बाद में उसे कई जगह पे, जैसे मान लीजिए कि जर्मनी में कोलबर्ट, वहाँ के जो वित्त मंत्री कोलबर्ट थे, उसका बहुत प्रचार किए थे, इसीलिए उसे कोलबर्टनिज्म भी कहा जाता है। फिर कई जगह पे कई नाम से उसे जाना गया, लेकिन मुख्य रूप से हम वणिकवाद के रूप में उसे जानते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में उसको वणिकवाद के रूप में जाना जाता है। 1750 तक चला, लेकिन बाद में इसकी आलोचना होने लगी। इसकी आलोचना इसलिए होने लगी क्योंकि ये क्या करता था कि धातु को बहुत महत्वपूर्ण मानता था, धातु को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता था, और उसके अलावा ये व्यापार को भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण देता था, कृषि को सबसे निचले पायदान पे रखता था। ठीक है, अब हम ये हिस्ट्री क्यों बता रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि जो अर्थशास्त्र है ना, पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र या इन्वायरमेंट अर्थशास्त्र, इसका जो ओरिजिन है वो बहुत पुराना है। उसी को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही 1750 हुआ, ठीक है, 1750 से ही तुरंत शुरू हो गया, जैसे कि इन्वायरमेंट की जो नीड है, आवश्यकता है, शुरू हो गई, क्योंकि वहाँ पे जो है वणिकवाद का विरोध होने लगा। और वणिकवाद का विरोध होने लगा 1750 में, और फ्रांस में एक विचारधारा उभर के आई, दैट इज़, वो है प्रकृतिवाद, फिजियोक्रेसी। और जो फिजियोक्रेसी है वो भूमि अर्थात ज़मीन को ही सबसे बड़ा मतलब फैक्टर मानती थी उत्पादन के साधन का। वहाँ पे कई अर्थशास्त्री ने अलग अलग मत दिया। जैसे मान लीजिए विलियम पैटी कहते हैं कि जो धरती है वो ज़मीन, जैसे जो धरती है वो माता है और जो लेबर है वो पिता के रूप में काम करता है। अर्थात उन्होंने ये कहा कि धरती ऐसी चीज़ है जो ही एक सच्चे उत्पादन के कारक के रूप में काम करती है, अर्थात वही एक मुख्य रूप से उत्पादन करती है। उसके अलावा जो अन्य चीज़ हैं वो केवल मॉडिफाई करते हैं, वो उत्पाद नहीं करते। चूँकि अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये एक तरीके से सही भी है, अगर आप अपने दिमाग लगा के इसका अध्ययन करें या इसकी विवेचना करें तो।
तो 1750 के आसपास से ही अगर आप देखें तो ओल्ड स्कूल ऑफ इकोलॉजी या ओल्ड स्कूल ऑफ इन्वायरमेंट शुरू हो गया था। हमने इसके पहले बताया है कई पिछली वीडियो में कि आखिर इन्वायरमेंट किस प्रकार से इकोलॉजी का एक भाग है। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं तो कई आर्थिक विचारों ने इसको दिया था बाद में प्रकृतिवाद को, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला था, क्योंकि जो प्रकृतिवाद है ना, इस सब का अध्ययन करने के बाद एडम स्मिथ ने अपने 1776 में अपनी एक किताब निकाली, ठीक है, जिसे हम वेल्थ ऑफ नेशन कहते हैं। उन्होंने बताया था कि आखिर जो देश की वेल्थ है अर्थात समृद्धि है उसका मतलब क्या है। बाद में उन्होंने अपने किताब में एक्सप्लेन किया है कि वो क्या है, वो है कल्याण। खैर उसकी चर्चा हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे अगर देखें मॉडर्न, इसके बाद जो इन्वायरमेंट है उसके दो भाग हैं अर्थात दो स्कूल हैं या इकोलॉजी हम कहें। दोनों अगर हम इस संदर्भ में बात करें तो दोनों एक ही हैं, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ इकोलॉजी। तो इसमें ये क्या है, दो भाग में बटे हैं। अगर आप देखें तो सबसे पहला ओल्ड स्कूल है और एक न्यू स्कूल है। ओल्ड स्कूल में प्रकृतिवाद आते हैं जिन्होंने 1750 से 1775 तक काम किया। बाद में उसको दबा दिया गया, ठीक है, क्योंकि उसके बाद एडम स्मिथ की चर्चा होने लगी, फ्री ट्रेड की चर्चा होने लगी, और उसके बाद फिर जब ये समस्या आई तो लगभग 1960 के दशक में बहुत भयानक अमेरिका में अवेयरनेस हुई पर्यावरण को लेके, क्योंकि जो आर्थिक गतिविधियां के कारण कई ऐसी घटना हो रही थी जो नहीं होने चाहिए थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ। तो इसीलिए आंदोलन का काल कहा गया है पर्यावरण के क्षेत्र में, किसका आंदोलन का काल कहा गया है 1916 को। फिर 1917 में कई जगह पे कन्वेंशन शुरू हुए, इसीलिए उसे कन्वेंशन का काल कहा गया है। इस सबको नोट करते चलिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम अगर देखें तो 1992 में वर्ल्ड कन्वेंशन होता है जिसे हम वर्ल्ड एक कॉन्फ्रेंस होता है 1992 में। सभी जो भी इन्वायरमेंट को लेके जो सशक्त हैं, जो सबसे सीरियस हैं, वो लोग आपस में क्या करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसे हम वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस बोलते हैं 1992 में। अब उसके बाद 1995 में एक ग्रुप बनता है, अर्थात एक प्लेटफॉर्म पे कई लोग क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बात करने आते हैं, ठीक है। और उस बात करने के दौरान COP का निर्माण होता है। आपने देखा होगा COP, तो जो पहला कन्वेंशन था क्योटो में हुआ था जापान में, और वहाँ पे COP का निर्माण हुआ था, जिसे COP कॉप फर्स्ट बोलते हैं। उसके बाद जिसका रिजल्ट COP3 अर्थात 1997 में निकला, और वो प्रोटोकॉल के रूप में चेंज। जैसे आप ये समझें कि कोई भी कॉन्फ्रेंस है, उस पे जो भी मतलब निष्कर्ष निकलता है, कोई भी एक निर्णय लिया जाता है, दैट इज़ प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल के रूप में अर्थात जो COP1 था, जो पर्यावरण को लेकर था, पर्यावरण में कार्बन एमिशन नहीं होना चाहिए, कई रिस्ट्रिक्शन थी ताकि पर्यावरण को सुधारा जाए। तो COP1 जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, तो उसको 1997 में क्या हुआ था, उसे प्रोटोकॉल में चेंज किया गया, और फिर तभी से हर साल अगर आप देखें तो बार बार हो रहा है COP अर्थात कॉप का कॉन्फ्रेंस बार बार होता है। इस बार जो हुआ था 2022 में, ठीक है, 8 नवंबर 2022 को ये हुआ है, और जिसमें मोदी जी ने भारत की तरफ से भाग लिया था, जो कहाँ पे हुआ था, मिस्र में हुआ था। इसको याद रखिएगा। तो हम देखते हैं कि जब डेवलपमेंट हुआ इन्वायरमेंटल इकोनॉमी में, इकोलॉजिकल जो ब्रांच है उसके माध्यम से, तो किस प्रकार से डेवलप हुआ। बात यह है कि 1916 के जो दशक है उसमें थर्मोडायनामिक्स के 2 रूल की खोज हुई, अर्थात दो रूल का जन्म हुआ, जिसको जॉर्ज क्यू रोजन ने दिया था, ठीक है। वो 2 रूल क्या है, तो सबसे पहला रूल ये है कि मैटर एंड एनर्जी नेदर कैन क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयर, अर्थात सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी पदार्थ हो या कोई भी ऊर्जा हो, ना तो क्रिएट हो सकती है, ना ही बनाई जा सकती है, और ना ही ख़त्म की जा सकती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स था, जिसको बाद में एनर्जी का सबसे बड़ा महत्व बना, इसको हम आगे देखेंगे। उसके अलावा जो दूसरा था लॉ ऑफ एंट्रोपी, इसका ये भी बोल सकते हैं कि अनुपलब्धता का मापक होता है एंट्रोपी, या अनुपलब्धता का लॉ होता है, इसको हम देख सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, और ये बताता है कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी पदार्थ
इसमें अर्थात इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स की बात अगर करें तो उससे जुड़े 3 अर्थशास्त्री हुए, जिनमें से के.ई. बोल्डिंग, जॉर्ज क्यू रोसेन और हरमन डेली। कई अर्थशास्त्री हुए जिनमें से ये 3 सबसे महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो थर्मोडायनेमिक्स के जो रूल हैं उनकी खोज जब हुई तो इनसे इकोलॉजिकल जो इकोनॉमिक्स है, अर्थात ये भी बोल सकते हैं कि जो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है उसके अंतर संबंध को समझने में बहुत बड़ा मदद मिला। 1960 के दशक में एंट्रोपी की खोज, जैसे कि हम जानते हैं कि लॉ ऑफ एंट्रोपी माना जाता है, और फिर जो 1960 है उसके दशक को स्पेस एज कहा जाता है। स्पेस एज 1966 में, इसी पे 1966 में गोल्डिंग ने एक से लिखा है, द इकोनॉमिक्स ऑफ द कमिंग स्पेस शिप अर्थ, 1966 में इन्होंने लिखा है। और इसमें इन्होंने एक कोटेशन दिया है, उसका अब देखिए वो किस प्रकार से है। इन्होंने कहा है कि नाउ इट इज़ द टाइम दैट वी हैव टू चेंज आवर पर्सपेक्टिव फ्रॉम काउबॉय इकोनॉमी टू स्पेसमैन इकोनॉमी। आखिर इसका मतलब क्या है? चलिए, इसका मतलब ये है कि इसके पहले जो नियो क्लासिकल अर्थात स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स है वो कहता है कि जो प्रकृति या पर्यावरण है वो एक प्रकार से दुधारू गाय की तरह होता है, अर्थात जितना चाहे आप उसका उतना इस्तेमाल करें, उतना उसके दूध का सेवन कर सकते हैं। लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि नहीं, स्पेसमैन इकोनॉमी की तरफ हमें सोचना होगा। इसका मतलब ये है कि हमें ये मानना होगा कि जो अर्थ है, देखिए अर्थ का यहाँ पे बायोस्फीयर से मतलब है, क्योंकि जो लोग हैं वहाँ पे किस में रह सकते हैं, बायोस्फीयर में, ठीक है। तो बायोस्फीयर से संबंधित है, अभी हम इसको एक फिगर के माध्यम से समझाएंगे। तो बायोस्फीयर से संबंधित है, ठीक है। और जो बायोस्फीयर है वो सीमित है, पृथ्वी सीमित है, आकाश सीमित है, इसी इन्वायरमेंट भी सीमित है, प्रकृति भी सीमित है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें एक लिमिटेड इनका यूज करना है ताकि इनका संतुलन बना रहे। चलिए, हम दूसरे अर्थशास्त्री निकोलस रोसेन के बारे में हम बात करेंगे। इनका एक फेमस बुक है द एंट्रोपी लॉ एंड द इकोनॉमिक प्रोसेस। इसका जो पब्लिकेशन हुआ था, प्रकाशित हुआ तो 1971 में हुआ था। इन्वायरमेंट और इकोनॉमी के म्यूचुअल रिलेशन को इन्होंने बताने का प्रयास किया है। इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स में जो रोगस्टीन रूडान है, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। एंट्रोपी लॉ के द्वारा इन्होंने सारी चीज़ों को बताया है। जब 60 के दशक में जनरल इकोनॉमिक्स, जिसे हम ह्यूमन इकोनॉमी बोलते हैं, जब वो फेल हो गई, देन इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स क्या करती है, इंटर करती है मॉडर्न वर्जन में। जैसे पहले तो जो ओल्ड वर्जन है वो प्रकृतिवाद की तरह था, बाद में जो बहुत कम चला, जैसे 1715 से। आप इसे कंफ्यूज ना हो, हम पूरी तरीके से बता के चल रहे हैं, किताबों में आपको एक साथ सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो 1715 से 1776 तक चला। बाद में जो न्यू वर्जन आया उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, 1916 के दशक से। चलिए, ठीक है। अब तीसरे जो इकोलॉजिस्ट हैं, जिसे हम इकोनॉमिक अर्थशास्त्र इकोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट या अहम रोल है, वो हैं हरमन डेली। इन्होंने किताब लिखा था टूवर्ड्स स्टेडी स्टेट इकोनॉमी। ये बताया गया है कि जो इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स है ना, इसमें सबसे शानदार काम किया था, इसे इन्होंने सबसे बढ़िया काम किया था इसमें। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि रोल ऑफ कंट्रीब्यूशन, रोल या कंट्रीब्यूशन, इसे हम ये भी बोल सकते हैं रोल आर कंट्रीब्यूशन ऑफ डेली इज आउटस्टैंडिंग इन इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स। इन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से क्रिटिसाइज किया न्यू क्लासिकल के सिद्धांत को, जिसमें यह बताया गया था कि यहाँ पे अनलिमिटेड मीन्स है अर्थात संसाधन है, और अनलिमिटेड गोल्स है अर्थात लक्ष्य भी। देखिए, इन्होंने ये कहा था कि लक्ष्य भी क्या है, अनलिमिटेड है, और उसके अलावा क्या है, गोल्स भी अनलिमिटेड है। इनके कंट्रीब्यूशन को रूल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी भी कहा जाता है। इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स में इन्होंने लिमिटेड टू ग्रोथ को बेहतर तरीके से बताया। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि लिमिटेड टू ग्रोथ है कि नहीं, अर्थात ग्रोथ क्या बढ़ते जाएगा कि या उसका लिमिट है। न्यू क्लासिकल ने कहा था कि उसकी ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है, बढ़ता जाएगा, लेकिन लिमिट्स टू ग्रोथ को हरमन डेली ने बहुत बढ़िया तरीके से क्रिटिसाइज किया। बाद में अगर हम देखें तो जो इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स है ना, वो एज ए सोसाइटी के रूप में या इंस्टीट्यूशन के रूप में व्यवहार किया, ठीक है। जैसे हम इंटरनेशनल इकोलॉजिकल इकोनॉमिक सोसाइटी बोलते हैं, ठीक है, जो
1988 में बनाया गया और उसी समय इन्होंने क्या किया, एक जनरल का प्रकाशन होता है, ठीक है, इसी सोसाइटी के द्वारा, जिसे हम बोल सकते हैं कि जनरल ऑफ इकोलॉजिकल इकोनॉमी 1988, ठीक है, इसमें इसका जन्म हो। इसमें आखिर मुख्य रूप से है क्या, इसमें ये है कि बताया गया है कि जो बायोस्फीयर है हमारा वो लिमिटेड है, अर्थात जहाँ पे जल भी उपलब्ध है, वायु भी उपलब्ध है, उसके अलावा भूमि भी, तीनों एक साथ उपलब्ध है, ठीक है। उसके अलावा इंटरडिपेंडेंस है किसमें, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में, इनमें इंटरेक्शन होता है। नंबर तीसरा इन्होंने बताया कि ह्यूमन इकोनॉमी इज़ कुछ इन्होंने ये बताया कि जो ह्यूमन इकोनॉमी है वह क्या है, इंडिजीनियस पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, अर्थात जो मानवीय अर्थव्यवस्था है वो बायोस्फीयर का ही या इन्वायरमेंट का ही एक उप प्रणाली है, एक सब सिस्टम है, सब सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंट है। इसको आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये बताया गया है। अगर आप देखें तो जो सबसे ऊपर क्या है वो सूर्य है, उसके बाद एक सर्कल है जिसको हम बोलेंगे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, जहाँ पे जीवन संभव है। उसके बाद उसके अंदर एक सिस्टम बनाया गया, अगर आप देखे होंगे तो उसमें क्या है, कंज्यूमर है, फैक्टर, जो FM है ना उसे हम फैक्टर मार्केट बोलते हैं, PM को प्रोडक्ट मार्केट बोलते हैं, नीचे है प्रोड्यूसर, ठीक है। तो अब इस जो इकोनॉमी है इसको इनपुट दिया जा रहा है और फिर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और फैक्टर मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट के द्वारा लास्ट में अगर आप नीचे देंगे तो आउटपुट लिखा है और वेस्ट लिखा है। तो हम इनपुट यहाँ पे दे रहे हैं पदार्थ को और फिर एनर्जी का भी साथ साथ प्रयोग कर रहे हैं और लास्ट में आउटपुट में हमें पदार्थ के रूप में क्या मिल जा रहा है, वेस्ट मिल जा रहा है। अगर मान लीजिए हम एक्स इनपुट या हम बोल सकते हैं यक्स पदार्थ अगर तैयार कर रहे हैं तो वेस्ट के रूप में जाते जाते कौन सा पदार्थ बन जा रहा है, वाई पदार्थ बन जा रहा है, जो केवल वही नहीं बन रहा है, अर्थात केवल मैटर ही नहीं बन रहा है, केवल यक्स से वायु वस्तु में ही कन्वर्ट नहीं हो रहा है, उसके साथ साथ उष्मा भी दे रहा है ना, लॉ ऑफ एंट्रोपी के रूप में उष्मा भी अपने जो बायोस्फीयर है अर्थात जो हम लोगों का वातावरण है उसमें उष्मा भी छोड़ रहा है, जिससे क्या हो रही है, हीट प्रदान हो रही है, हीट मिल रही है। बस यही है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें जानना है। इसके अलावा अभी कई चीज़ें हमें देखनी है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें अगर हम देखें कि आखिर इन्वायरमेंट करता क्या है मानव के लिए, इसके पहले हमने अगर आप देखें तो वीडियो में मैंने बताया, अगर नहीं बताया तो आप इसमें देख लीजिए। जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंटल सोशल सर्विस के रूप में इन्वायरमेंट काम करता है। इन्वायरमेंटल सोशल सर्विस का मतलब वो खुद जो पर्यावरण है ना वो सोशल सर्विस देता है, एक सामाजिक सेवा देता है, जिसे हम बोलते हैं ESS, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। सबसे पहला क्या है, सप्लाई ऑफ वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल रिसोर्सेज, ठीक है, सबसे पहला इसका काम है ESS के रूप में अर्थात इन्वायरमेंटल सोशल सर्विस के रूप में। दूसरा क्या है, एक्ट एज ए सिंक। एक्ट एज ए सिंक का मतलब ये है कि ये कूड़ेदान के रूप में काम करता है। नंबर तीसरा है लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है, इट्स प्रोवाइड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। नंबर चौथा है रिक्रिएशनल वैल्यू, अर्थात इसका एक स्पिरिचुअल वैल्यू, इंटरटेनमेंट वैल्यू, ये सारे वैल्यू को हम रिक्रिएशनल वैल्यू बोलते हैं। अर्थात ये 4 प्रकार के काम ये जो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है ये करता है, इसे हम ESS बोलते हैं। अब एक और टॉपिक पे चर्चा करेंगे, दैट इज़ इन्वायरमेंटल क्राइसिस। अब देखिए इन्वायरमेंटल क्राइसिस कब होता है, जब पर्यावरण अपने उदारता से किए गए फंक्शन को पूरा करने में असमर्थ हो जाए। जैसे मान लीजिए पर्यावरण अपने उदारता के फलस्वरूप जितना आप कूड़ा फेंक रहे हैं उसको कंज्यूम कर ले रहा है, जितना भी आप कूड़ा फेंक रहे हैं ये सारा कंज्यूम कर रहा है, लेकिन अब एक ऐसा वक्त होता है कि इसका जो सिंक फंक्शन है अर्थात कूड़ेदान जो फंक्शन है इस बंद हो जाएगा। एक ऐसा वक्त होगा कि ये अपना सोखना अर्थात जो पॉल्यूशन है उसको सोखना बंद कर देगा, और जब सोखना बंद कर देगा तो आपका सारा पॉल्यूशन कहाँ जाएगा, फिर वापस आपके पास आएगा। ये खतरनाक चीज़ है। तो जब असमर्थ हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक इन्वायरमेंटल क्राइसिस बोलते हैं, ठीक है। नंबर दूसरा क्या है, रिसोर्सेज स्केर्सिटी की समस्या, अर्थात मान लीजिए अब इन्वायरमेंट से ही आप कच्चे माल को ले रहे थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने के लिए, लेकिन जैसे इन्वायरमेंट ख़राब हुई तो कच्चे माल की क्या हो गई, कमी हो गई, दैट इज़ आल्सो इन्वायरमेंटल क्राइसिस। उसके अलावा हम देखते हैं अब क्या होता है, टॉर्चर हो गया। अब बताया गया है कि जो इन्वायरमेंट अब टॉर्चर हो गया है, अब एसिमुलेट नहीं कर पा रहा है, अर्थात सिंक को अर्थात कूड़ेदान के रूप में काम नहीं कर पा रहा है, ख़राब चीज़ को सोख नहीं पा रहा है, दैट इज़ इन्वायरमेंट क्राइसिस। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बहुत भयानक चीज़ है ये, इसे समझने की ज़रूरत है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अर्थात जैव विविधता का नुकसान, और कई प्रकार के जीव की जो विविधता है हमारे पास जाती है उपजाती है वो ख़त्म होने लगती हैं, जिससे हमारे भी जीवन पे संकट मंडराने लगता है। ये पूरा इतिहास है एक तरीके से अगर हम बताएं तो। अगर हम इसको बोर्ड पे बताए होते तो आपको हम बताएं कि यही जो वीडियो है वो लगभग 1 घंटे का बना होता, लेकिन एज ए वॉइस रिकॉर्डर ये बहुत ही कम समय में
बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग में सारा वीडियो हमने बता दिया है। जैसे हम इकोलॉजिकल जो व्यू है, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हमने इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स की और ह्यूमन इकोनॉमी के इंटर रिलेशनशिप को हमने देखा है। आई होप आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से वीडियो समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी बात हो, ठीक है, जो आपको अच्छा ना लगे, जो समझ में ना आए, आप उसे क्या करें, आप उसे डिस्क्रिप्शन में डाल दें, आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करें। हम उसके आपके सवाल को हल देने का प्रयास करेंगे, उत्तर देने का प्रयास ज़रूर करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही आनंददायक रहा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।